So once again, very good morning to all of you. मोहित, प्रतीक, लोकेश, सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आप लोगों के कमेंट सिर्फ मैं देख पाऊंगा, आप लोगों की वॉल्यूम आवाज़ में नहीं सुन पाऊंगा, तो जो भी आपको कहना है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सारी क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं और सारी क्लासेस में कोई भी क्लासेस नहीं रह रही है। एक बार जल्दी से बता दीजिए सारी क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी। मशीन लर्निंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हो। बताइए मोहित, लोकेश, प्रतीक, क्लासेस ले रहे हो आप? सारी क्लासेस शुरू हो चुकी है अभी। अब कमेंट करके बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? प्रतीक, सौरभ, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस, ओके। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको हो सकता है मेरा कैमरा दिख सकता है, जिसमें साइड में आपको कैमरा का सिंबल दिख सकता है इस तरफ में, और ऊपर कुछ सेटिंग कल की क्लास में थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। आज अपनी पैनल पे पहली क्लास है, तो शुरू करें क्लास। जल्दी से यस लिख लीजिए। मोहित, लोकेश, सौरभ, प्रतीक, शुरू करें क्लास आज की। यस और नो? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखें आज का जो अपना क्लास है, दैट इज जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 है, और यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। और जो अपना टॉपिक है वो आपका स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन आज डायमेंशन रिडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें डायमेंशन रिडक्शन की, तो डायमेंशन रिडक्शन का मतलब होता है जैसे बहुत सारा डेटा है, जैसे अपने पास कोई डेटा होता है, तो डेटा में होता क्या है? अपने डेटा में होता है रो और कॉलम। क्या क्या होता है? रो होता है और क्या होता है आपका? कॉलम होता है। अगर उस रो और कॉलम की अगर बात करें, कुछ इस तरीके से आपकी टेबल होती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं रो, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है। नाउ इन दिस कॉलम, अगर इस पर्टिकुलर कॉलम्स को अपन फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर्स बोलते हैं, या फिर इसको मल्टीपल डायमेंशन बोल सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशन। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जब भी अपन किसी एमएल मॉडल को बना रहे होते हैं, तो उस एमएल मॉडल के अंदर जितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे उतना मॉडल अच्छा होता है। पर एक कर्सर एनालिटिक्स आता है, ग्राफ का ही आता है, आपका स्टैटिस्टिक्स आता है कर्सर का। कर्सर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन के बाद या पर्टिकुलर फीचर्स के बाद आपका जो उस मॉडल की एक्यूरेसी है वो कम होने लगती है। क्या कहना चाह रहा हूं? सपोज आपको कोई मॉडल बनाना है स्टूडेंट से रिलेटेड, आप जो इस मॉडल को बनाना चाह रहे हैं, इस मॉडल के अंदर आपके पास स्टूडेंट के कुछ डेटा है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम, देन फादर नेम, देन अपन कह सकते हैं ब्रांच, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। और ये अपन ने 3 फीचर्स ऐड किए हैं, या अपन कह सकते हैं 3 डायमेंशन को अपन ने ऐड किया है। लेकिन अगर इन 3 फीचर्स के अलावा अपन और भी डायमेंशन ऐड करें, तो क्या अपने रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जो एक्यूरेसी है, जो मॉडल जो अपन प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं वो क्या ला रहा है, क्या वो फर्क पड़ेगा? तो इस टाइप के जो एनालिसिस है, इस टाइप की जो चीजें हैं, वो अपन इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन सी यूनिट के अंदर? इस यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है वो अपन देखेंगे। इसके 2 टेक्निक्स होती है वो देखेंगे। तो अराउंड 7 to 9 लेक्चर्स इसमें अपने लगेंगे और ये सारी चीजें अपने कवर होंगी। ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी से यस कमेंट करके बता दीजिए। मोहित, सौरभ, लोकेश, शशांक, आगे बढ़े। यस, ओके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पैनल पे पहली क्लास है, हो सकता है कुछ ड्रॉबैक्स हो आज की क्लास के। आई विल मेक इट श्योर कि कल की क्लास से सारा प्रॉपर हो सकता है। मेरा डिस्प्ले जो आपको दिख रहा है उसके अंदर मेरा कैमरा वगैरह लोगो आपको दिख होगा, पर कल से ये प्रॉपर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड,
सो इट इज अवर सिलेबस, ये आपका सिलेबस है इस यूनिट का। इस सिलेबस की बात करें तो अपना 9 का इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी। स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी क्या होती है इसको अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन फीचर एक्सट्रैक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन, ये 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज सिंपली वी कैन से इट इज अ 2 वे। ये 2 तरह के रास्ते हैं जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब डायमेंशन को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, थोड़ी ही देर में अपन देखेंगे इसको। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपन बात करें स्टैटिस्टिक्स लर्निंग थ्योरी के अंदर, तो जो भी मॉडल होता है, अपन मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली काम क्या है अपना, वी हैव सेट ऑफ डेटा जिसको अपन ट्रेनिंग डेटा सेट कहते हैं। वी हैव अ मॉडल एल्गोरिथम होती है जिसको अपन डिजाइन करते हैं और उन सेट ऑफ डेटा पे उसको ट्रेन करते हैं। फिर क्या होता है, अपना न्यू डेटा आता है और उस न्यू डेटा के आधार पर अपना जो मॉडल होता है वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। क्या प्रिडिक्ट करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि इस डेटा का क्या रिजल्ट होगा ऑन द बेस ऑफ ट्रेनिंग डेटा। ये सुपरवाइज का काम हो गया आपका सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। तो सिमिलरली ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में मॉडल की एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ाई जाए, क्या मैथमेटिक्स लगाया जाए, वो सारा आपका किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो वही अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और क्या क्या टॉपिक है, फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। साथ ही अपन देखेंगे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है। इसी के बाद फीचर सिलेक्शन, इसी के अंदर फीचर रैंकिंग एंड सबसेट सिलेक्शन अपन देखेंगे। फिर इसके अंदर अपन देखेंगे फिल्टरिंग क्या होता है, फिर व्रैपर एंड एम्बेडेड मेथड्स क्या होता है, फिर इवैल्यूएटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल सिलेक्शन। तो ये सारे जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे अराउंड 8 to 9 लेक्चर्स अपन इसमें लग सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स लर्निंग थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि स्टैटिस्टिक्स लर्निंग थ्योरी होता क्या है। तो जैसा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यदि किसी मॉडल को अपन बनाने जा रहे हैं स्क्रैप से, स्टार्टिंग से, तो मॉडल की स्टार्टिंग से एंड तक बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स अपन लगते हैं, इन जनरल वी कैन से दैट इज अ स्टैटिस्टिक लर्निंग थ्योरी। इन वर्ड्स क्या है, लेट हैव अ लुक। सो statistic learning theory is a broad framework for studying the concept of inference in both supervised and unsupervised learning, machine learning। inference का मतलब क्या होता है, we have some known fact and with that known fact we are deriving the new fact, that is simply known as inference। आपने पढ़ा होगा inference engine वगैरह, कुछ टॉपिक्स आपने पहले कुछ पुराने सेमेस्टर में आपके होंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर से अपन देखेंगे। inference का मतलब सिंपल सा क्या होता है, we have some basic knowledge and with the have that knowledge we are creating the new knowledge, that is simply known as a inference। okay, so we can say the statistical learning theory, it is mainly the broad framework for studying the concept of inference, new concept को derive करना in both supervised learning as well as unsupervised learning। now similarly we can say inference covers the entire spectrum sorry, the entire spectrum of machine learning from gaining the knowledge, again वही चीज शुरू से मैंने आपको बताया था, नॉलेज को गेन करना, मेकिंग द प्रिडिक्शन और डिसीजन, प्रिडिक्शन को मेक करना या फिर डिसीजन लेना, कंस्ट्रक्टिंग द मॉडल, जो अपन प्रिडिक्शन कर रहे हैं ऑन सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट पे, उसका अपन को मॉडल बनाना। Yes, somebody having the message. So how is used in unsupervised learning? See, unsupervised learning के अंदर मॉडल जो ट्रेन होता है वो किसके अंदर पे होता है, जो इनपुट डेटा होता है उसी के आधार पर ट्रेन होता है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही अपन ट्रेनिंग डेटा डालते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो मॉडल होता है वो सेल्फली आपका लर्न करता है। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस सेल्फ भी होता है और लर्निंग प्रोसेस ट्रेनिंग डेटा से भी होता है। तो अनसुपरवाइज में जो लर्निंग का पोर्शन है वो आपका जो इनपुट डेटा सेट है उसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रेडिक्शन और उसके बाद उस ट्रेनिंग डेटा सेट या जो अननोन डेटा सेट है जिसका अपन यूज कर रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में, उससे उसने जो सेल्फ ट्रेनिंग लिए, सेल्फ लर्निंग लिया है अनसुपरवाइज लर्निंग में, उसी के आधार पर वो प्रेडिक्शन करेगा और उस आधार पर अपना मॉडल क्रिएट होगा। ओके शशांक,
So unsupervised learning is a model which learn itself on the basis of, we can say, input data. But in the case of supervised learning, a main person is present and it do the training on that particular model, और उस ट्रेनिंग को देता है और उसके आधार पर आपका डेटा को ट्रेन करता है, मॉडल को ट्रेन करता है. चलो, सो अगेन वही चीज, अगर स्टेटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी अगर बोले तो उसको ट्रेन करना, लर्न करना, सीखना, चाहे वो सुपरवाइज हो चाहे वो अनसुपरवाइज हो. सिमिलरली फ्रॉम द गेनिंग द नॉलेज, नॉलेज को गेन करना है, चाहे वो सेल्फ करे या फिर ट्रेनिंग डेटा से करे, मेकिंग द प्रेडिक्शन और मेकिंग द डिसीजन, देन कंस्ट्रक्टिंग द मॉडल फ्रॉम सेट ऑफ लेबल और अनलेबल्ड डेटा. लेबल्ड डेटा मतलब क्या हो गया, वही जो नोन डेटा है. अनलेबल्ड डेटा वो अननोन डेटा है जिसको अपन सेल्फ लर्निंग कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर. नाउ हो सकता है अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, बट आगे एक और डेफिनेशन है जिसके अंदर ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो द इंटायर प्रोसेस इज स्टार्टेड इन स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क विद एवरी assumption states मैथमेटिकली एज नल और अल्टरनेटिव ऑफ हाइपोथेसिस. इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा प्रोसेस अपन कर रहे हैं इन द स्टार्टिंग सेंस, वी सिंपली टेक अ डेटाज, we train the data itself or unsupervised learning or supervised learning, then it predict the value and after that and it do the model. So इसी के अंदर हम statistical analysis कहते हैं, ये अपनी hypothesis अपनी generate होती है. और अपन क्या कह सकते हैं, सबसे easiest definition I taken from Idureka. So let's have a look. So statistical learning theory is a framework for machine learning drawing. क्या है ये, एक फ्रेमवर्क है किसका, मशीन लर्निंग का, टू ड्राइंग फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शनल एनालिसिस. अब ये क्या करता है, स्टैटिस्टिक मतलब पूरा पोर्शन आपका किसका आ जाता है, यहाँ पर मैथमेटिक का पोर्शन आ जाता है. तो पूरा मैथ्स का जो पोर्शन होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से, तो ये अपन जो मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल को बना के जो अपन ने पूरा प्रोसेस अप्लाई किया, वो जो सारा प्रोसेस अप्लाई करके अपने पास मॉडल आया, उसने एनालिसिस किया, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ सम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स. तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स अपन अप्लाई किए, फिर उसका एनालिसिस किया कि जो आउटपुट आ रहा है इज एज पर अवर रिक्वायरमेंट, यस और नो, और एनालिसिस करने के बाद अपने पास रिजल्ट आया. तो ये पूरा प्रोसेस जो अपन कर रहे हैं दैट इज सिंपली नोन एज स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी. लर्निंग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसको अपन ट्रेन भी कर रहे हैं और प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लर्निंग थ्योरी. Then statistical learning theory deals with the problem of finding the predictive function based on the data. Predictive function जो कि डेटा को प्रिडिक्ट कर पाए, उस फंक्शन को फाइंड करना, यही आपका क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी. जो प्रिडिक्ट करेगा इनपुट डेटा आने पर जो वैल्यू अपन लेना चाहे, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी. सो इट इज अ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा. सो statistical learning theory has led to successful application in the field of such as computer vision. Computer vision के अंदर भी होता है, we have some input data, we predict some output. कंप्यूटर विजन के अंदर, जो कि कंप्यूटर विजन को कहते हैं, कंप्यूटर की आंख को बोलते हैं कंप्यूटर विजन को, जो कि इंसान जिस तरीके से वैल्यू को कैप्चर करता है, एनालिसिस करता है, प्रिडिक्ट करता है, इन द सेम केस आपका कंप्यूटर विजन एरिया के अंदर होता है. देन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर डेटा जो होता है अपनी वॉइस होती है, उस वॉइस के अंदर अपन जो वर्ड्स बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, इनपुट में एनालिसिस करता है, मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है. एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो आपका है, चाहे बायोसाइंस हो गया या मेडिसिन हो गया, वो जो बायोइन्फॉर्मेटिक की अपन बात करें उसके अंदर भी आपका स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी आपकी अप्लाई होती है. तो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी? वी कैन से वी सिंपली अप्लाई द मैथमेटिकल फंक्शंस, वी टेक एन इनपुट एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट. गॉट द पॉइंट? यस और नो? कमेंट करके बताइए समझ में आया स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी क्या होती है. वी हैव टू डेफिनेशन, जो भी आपको समझ में आया. यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए. ओके बाकी चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, मूव फॉरवर्ड नाउ. फीचर एक्सट्रैक्शन. अब देखो फीचर एक्सट्रैक्शन
कि अपन बात करें, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, ये मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, डायमेंशन रिडक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन इसके बाद वाला पोर्शन है। नाउ अपन बात करें डायमेंशन रिडक्शन। अब डायमेंशन रिडक्शन के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बताया था डायमेंशन रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो डायमेंशन रिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अपन बोल रहे हैं फीचर्स, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? फीचर्स बोल रहे हैं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स, अपने पास बहुत सारे फीचर्स हैं। अब इन बहुत सारे फीचर्स में कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिससे यूजफुल होंगे, कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की बात करें, अब स्टूडेंट कॉलेज आता है, पर्सनल बाइक से आता है, ऑटो से आता है या फिर बस से आता है, कैसे आता है? इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू एनालिसिस द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। उसका एनालिसिस में स्टूडेंट किस तरीके से कॉलेज आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी प्रकार जब बहुत बड़ा डेटा सेट होता है तो उस बहुत बड़े डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स में कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है जिनको रखा जाए और कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हटा दिया जाए, ताकि अपना जो एनालिसिस है, जो आउटपुट है, वो इफेक्ट ना करे, इफेक्ट ना हो। उसको अपन क्या बोलते हैं? फीचर, या अपन कहते हैं डायमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन अपने सिलेबस में ये वर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन ये दो मेथड है जिनकी सहायता से अपन डायमेंशन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। डायमेंशन को क्या कर सकते हैं? अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। सो डायमेंशन रिडक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, वी हैव लॉट्स ऑफ कॉलम बट वी नीड टू रिड्यूस इट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई रिडंडेंट डेटा हो, इररिलेटिव डेटा हो। इररिलेटिव मतलब जिसका संबंध नहीं है, जो एनालिसिस अपन करना चाहते हैं। रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंट का आपका मतलब पता होगा आपको, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है इन द डिफरेंट फॉर्म, वी कैन से लाइक दैट। इसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा आपका क्या हो? रिडंडेंट फॉर्म के अंदर हो। तो ये भी आपका हो सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट वी कैन से, now the number of input features, variables और columns, क्या बोल सकते हैं? फीचर्स बोल दो, वेरिएबल्स बोल दो या फिर कॉलम्स बोल दो। क्या बोल सकते हैं? जो भी आपका पर्टिकुलर डेटा सेट है उसके अंदर यहाँ जो नाम लिखे होते हैं उनको अपन कॉलम कहते हैं, फीचर्स बोलते हैं, या फिर आप क्या कह दो? वेरिएबल्स बोल दो। सो द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स, variables or columns present in the given data set is known as a dimensionality। उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशनैलिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशनैलिटी। तो क्रूज ऑफ डायमेंशनैलिटी भी अपन देखेंगे, कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। एंड द प्रोसेस टू रिड्यूस दिस फीचर्स इज कॉल्ड डायमेंशन रिडक्शन। और इस डायमेंशन को छोटा करना, रिड्यूस करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं डायमेंशन रिडक्शन। नाउ वी कैन से डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक कैन बी डिफाइंड एज। नाउ इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? देखो, इट इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग द हायर डायमेंशन डेटा सेट। हायर डायमेंशन डेटा सेट का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स या नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं हायर डायमेंशन ऑफ डेटा सेट इनटू लेसर डायमेंशन डेटा सेट। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंश्योरिंग दैट द प्रोवाइड सिमिलर इंफॉर्मेशन। सिमिलर इंफॉर्मेशन का मतलब जब आपने कॉलम्स, जो अलग अलग कॉलम्स थे, उनके साथ आप जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस कर पा रहे थे, तो उन कॉलम्स को अपन रिड्यूस कर दें तो क्या भी अपन फिर भी वही इंफॉर्मेशन एनालिसिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर कर पाते हैं तो दैट इज अ परफेक्ट डायमेंशन रिडक्शन। सो व्हाट इज अ डायमेंशन रिडक्शन? वी कैन से वी विश टू रिड्यूस द हायर डायमेंशन डेटा सेट इनटू द लोअर डायमेंशन डेटा सेट व्हाइल प्रिजर्विंग द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जो इंफॉर्मेशन अपन रिट्रीव कर रहे थे उसको प्रिजर्व रखेंगे कि वो एज इट इज, जिस तरीके से डायमेंशन ज्यादा थे आ रहे थे, क्या उसी प्रकार डायमेंशन कम होने पर भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्या ये समझ में आया? यस और नो? व्हाट इज अ डायमेंशन रिडक्शन?
अब इसके टेक्निक्स देखेंगे आज, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कल इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग द इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए इस ग्राफ को देखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन रिडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यू मे हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई वी रिक्वायर द डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशन रिडक्शन की क्या अपन को आवश्यकता पड़ी। तो देखो उसका आंसर क्या है। यहाँ पे आप देखोगे कि परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, अपने पास कोई इनपुट बहुत सारे डेटा सेट है, उसमें अपन कोई क्वेरी फायर करेंगे और क्वेरी फायर करने के बाद अपने पास रिजल्ट आएगा। वो जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना एक्यूरेटली आ रहा है, कितना सही आ रहा है, उसको बोल रहे हैं परफॉर्मेंस। इसको कभी कभार परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको कभी कभार सक्सेस रेट भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं। यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आपका डायमेंशनैलिटी, डायमेंशनैलिटी मतलब कितने डायमेंशन। अभी अपन ने पढ़ा डायमेंशनैलिटी का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेटा सेट के जो वेरिएबल्स हो या फिर कॉलम्स हो या फिर उसके फीचर्स हो, सभी एक ही वर्ड्स है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनैलिटी। तो देखो यहाँ पर आपके जो डायमेंशनैलिटी, माना कि यहाँ पर आपके 2 डायमेंशन है, यहाँ पर अपन ने 3 डायमेंशन कर दिए, यहाँ पे अपन ने सपोज 4 डायमेंशन कर दिए। लेकिन इसके बाद आप डायमेंशन बढ़ाओगे, सपोज 6 कर दिए, 10 कर दिए, 11 कर दिए, 12 कर दिए। ये तो मेरे 5, 6, 10, 12 की हो सकता है, ये 200, 300, 400 हो सकते हैं, 1000, 2000, 3000, क्योंकि बड़े डेटा सेट में डायमेंशन और भी बड़े आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, अगर इसमें देखें अपन, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर आपका जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। परफॉर्मेंस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये डायग्राम, ये जो ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं क्रूज ऑफ डायमेंशन, कर्व्स सॉरी नॉट अ क्रूज, कर्व्स ऑफ डायमेंशन इसको अपन बोलते हैं। देन इसमें नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप किसी डेटा सेट के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर डायमेंशन बढ़ाते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक डायमेंशन बढ़ाते हैं, तो परफॉर्मेंस भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप डायमेंशन बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी, इसलिए अपन को डायमेंशन रिडक्शन की आवश्यकता पड़ी। यस और नो, समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आया आपको ये? यस और नो, कमेंट करके बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। सो इट इज अ ग्राफ which is simply known as a curves of dimensionality. Now we can say handling, वही जो मैंने आपको समझाया उसी को अपन वर्ड्स में बोल रहे हैं। So शशांक हैविंग अ कमेंट, वन क्वेश्चन। यस शशांक, पूछिए क्या क्वेश्चन है, शशांक पूछिए, क्वेश्चन पोस्ट करिए। सी शशांक, आई एम एग्री विथ यू, बट फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी किसी डेटा को अपन कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं अपन, जब भी अपन डेटा को क्या करते हैं, चल देखो, जब भी अपन किसी डेटा को जनरली कैप्चर किया जाता है तो अपन नहीं पता होता है कि जो डेटा रो डेटा आ रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, है ना। एट द टाइम ऑफ यू आर कलेक्टिंग सम डेटा, दैट आई एग्री विथ यू दैट यू आर कलेक्टिंग यूर डिजायर्ड डेटा, पर आपको जो डेटा चाहिए वही तो डायमेंशन रिडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिग कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है डेटा एनालिसिस के अंदर। अगर आज आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, शायद इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस या बैंक बाजार की बात करें, आपने किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च की तो ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस बैंक के पास चला जाएगा। अब आप सर्च कर रहे हो
तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, कौन सा ब्राउजर यूज किया, कौन सा विंडो यूज किया, कौन सी कंट्री से कर रहे हो, कहाँ से हो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उसमें से वो कौन सी चीज को चूज करेंगे जो उनके लिए रिक्वायर्ड है, वो कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, यही तो डायमेंशन रिडक्शन है। गॉट द पॉइंट, यस और नो? So we have a raw data. That raw data is huge amount of features, but in that features we kept only the features which not reduce the performance, है ना? फिर शशांक पूछ रहे हैं बट अगर वो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स ही प्रोसेस करें, प्रोसेस नेसेसरी एट्रीब्यूट करें तो कैसे उसने नेसेसरी एट्रीब्यूट लिया? मैं कह रहा हूँ आज मैंने जो चीजें सर्च करी हैं उस सर्च के अंदर तो बहुत सारा डेटाबेस आएगा, और उस डेटाबेस में से मुझे क्या लेना है, मुझे केवल उसका नाम लेना है, मुझे केवल उसका एड्रेस लेना है, मुझे केवल उसका फोन नंबर लेना है, या वो कौन सी एज का है, उसका क्या बिजनेस है, ये लेना है। तो यही तो आपने सेलेक्ट किया। तो ये आपने किस बेस पे सेलेक्ट किया? इस बेस पे सेलेक्ट किया कि भाई मेरा जो बिजनेस है उसके अंदर बहुत सारे जो यूजर्स है उनका बहुत सारा डेटा हो सकता है, लेकिन मुझे ये डेटा ही आवश्यक है, यही डेटा नेसेसरी है। How would it affect the performance? Okay sir, got it. I don't know. अपन डिस्कस करेंगे शशांक, डोंट वरी, बिकॉज इन अ प्रैक्टिकल सिनारियो के अंदर बहुत सारा डेटा आपका इन द बैकएंड जनरेट होता है। उसमें से जो यूजर्स होते हैं, जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं, जैसे आपने सबसे पहला फेज होता है डेटा क्लीनिंग का होता है। एमएल के अंदर अगर आप पढ़ोगे डेटा साइंस के अंदर तो डेटा क्लीनिंग होता है। डेटा क्लीनिंग के अंदर मिसिंग वैल्यू से डील करना, आउटलायर से डील करना, है ना, जहाँ पे नॉट अ नल वैल्यू उससे डील करना, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती हैं, उसको अपन को चूज करना होता है, तो उसको फिल करते हैं। फिर उसके अंदर भी इसी का डायमेंशन रिडक्शन भी उसी का एक पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सो इन ऑर्डर टू लेसर डायमेंशन डेटा सेट, सॉरी वापस से पढ़ के बताता हूँ अपन डायमेंशन रिडक्शन का मतलब क्या है। ये अपन ने पढ़ लिया था, द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स, वेरिएबल्स और कॉलम डायमेंशन आपका कहलाता है। प्रोसेस रिड्यूस दिस फीचर इज कॉल्ड डायमेंशन रिडक्शन। सो डायमेंशन रिडक्शन रिड्यूस द टेक्निक्स कैन बी डिफाइन, ये भी अपन देख चुके थे। देन कर्व्स और डायमेंशनलिटी, उसका ग्राफ था। देन हैंडलिंग द हाई डायमेंशन, हाई डायमेंशन डेटा इज वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहली चीज, अगर जो चीज आपको चाहिए उतने में ही आपका काम हो रहा है तो आप जितने भी हाई डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे शशांक ने पूछा था हाउ इट इज इफेक्टिंग द परफॉर्मेंस, है ना। जैसे अगर अपन बात करें, मेरा लैपटॉप i7 का है, अगर इसमें मैं डेटा साइंस का काम करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होते हैं उसके अंदर रो और कॉलम ह्यूज अमाउंट में होती है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ और मे बी इन द लैक्स ऑफ होती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड डेटा साइंस में हो या आपका कोई नोन पर्सन हो तो उनको कंपनी सुपर कंप्यूटर या सब कुछ लैपटॉप देती है जो उस डेटा को हैंडल कर सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे आपकी सिस्टम के रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, और डायमेंशन अगर आप कम लेंगे तो आपके सिस्टम क्या होगा, डायमेंशन कम लेने से आपका सिस्टम के रिक्वायरमेंट आराम से मैनेज हो जाएगी। सो परफॉर्मेंस वही चीज, तो हैंडलिंग द हाई डायमेंशन डेटा इज वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिस कॉमनली नॉन एज द कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी। याद रखना कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी का मतलब क्या होता है। देन इफ द डायमेंशनलिटी ऑफ द इनपुट डेटा सेट इंक्रीज, any machine learning algorithm and model becomes a more complex। अब जैसे कोई भी आप मॉडल बना रहे हैं तो मॉडल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, या तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है अगर वो सुपरवाइज है, और अगर वो अनसुपरवाइज है तो वो क्या करता है, अगर वो अनसुपरवाइज है तो अगर वो अनसुपरवाइज है तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो अनसुपरवाइज लर्निंग है तो वो खुद डेटा को अपने सेल्फ ट्रेनिंग करता है, सेल्फ क्लासीफाई करेगा जो भी वो एनालिसिस करता है। अब अगर डायमेंशन ज्यादा होगा तो ट्रेनिंग डेटा की वैल्यू भी आपकी ह्यूज अमाउंट में आएगी, तो ट्रेनिंग में भी डिफिकल्टी होगी। सबसे पहला परफॉर्मेंस, फिर ट्रेनिंग में डिफिकल्टीज। देन as the number of features increase, the number of sample also get increase। sample वही ट्रेनिंग डेटा सेट, वो भी क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। then proportionally and
द चांस ऑफ ओवरफिटिंग इज आल्सो इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग वैल्यू अपन कह सकते हैं। So in the simple we can say the dimension, if the dimensions are higher then it is a drawback। तो डायमेंशन कितने होने चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होने चाहिए जहां तक अपनी परफॉर्मेंस क्या हो, बढ़े, और उसके बाद अगर आप डायमेंशन बढ़ाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी, ये आपके सामने है। हाई डायमेंशन होंगे तो वेरी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, कॉमनली कर्व्स ऑफ डायमेंशन हैंडल नहीं कर पाएंगे उनको। देन जो डेटा सेट इंक्रीज होगा तो मशीन लर्निंग के अंदर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो इंक्रीज होगा, सैंपल डेटा है वो इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन। नाउ इफ द मशीन लर्निंग मॉडल इज अ ट्रेन ऑन हाई डायमेंशनल डेटा एंड बिकम्स ओवरफिट एंड रिजल्ट इज पुअर परफॉर्मेंस। ओवरफिट होगा तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, पुअर परफॉर्मेंस आएगा। तो ओवरफिटिंग भी आप इसका ड्रॉबैक समझ सकते हैं, किसका, हाई डायमेंशन डेटा सेट का। समझ में आया, जल्दी से बताइए यस और नो कमेंट करके, समझ में आया क्या आपको, टेल मी। ओके मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। Hence, it is often required to reduce the number of dimension, वही features which can be done with the dimension reduction। तो dimension reduction किसकी सहायता से अपन कर सकते हैं, फीचर्स को रिड्यूस किसकी सहायता से कर सकते हैं अपन, डायमेंशन रिडक्शन की सहायता से। नाउ ऑब्जेक्टिव, डायमेंशन रिडक्शन क्यों चाहिए, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी रिक्वायर द डायमेंशन रिडक्शन। तो अपन स्टार्टिंग पहली स्लाइड में अपन ने देख लिया था। So choose an optimal number set of the features of lower dimensionality to improve the classification, या अपन कह सकते हैं classification accuracy। classification accuracy बात कर दो, बट यहाँ पे classification का मतलब आप ये मत समझ जाना कि supervise की बात कर रहे हैं अपन, accuracy अपन increase करना चाहते हैं जो भी आपका prediction हो रहा है, ठीक है। Okay, I got one more question। So it is possible to get more the one data set to find one perfect data set। Get the more data set to find the one perfect data set। See, we are not talking about the data set, we are talking about the dimensionality of particular data। एक डेटा के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनके अपन बात कर रहे हैं, जबकि अपन अलग अलग डेटा सेट की बात नहीं कर रहे हैं। डेटा सेट में तो फिर कॉलम ही अलग हो सकते हैं। प्लीज़ करेक्ट, मतलब हो सकता है मुझे समझ में आपका क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो शशांक, मेरा ये कहना है कि अगर दो अलग अलग डेटा सेट ले रहे हैं तो उन दोनों डेटा सेट के कॉलम्स या फीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक ही फीचर जिनके कॉलम सेम हो उस तरह के बहुत सारे डेटा सेट ले रहे हैं, मतलब सेम डेटा सेट हुआ, बस उनके अंदर की वैल्यूज अलग अलग हुई है, उनकी बात कर रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो बताइए कमेंट करके। एक्चुअली मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी, जस्ट कमेंट। मेरा क्वेश्चन समझ में आया शशांक आपको? नो अ डिफरेंट पॉइंट। Okay Shashank, we will discuss it। I also enable the voice also, don't worry, मैं वॉइस को भी एक बार कोशिश करूँगा इनेबल कर दूँ ताकि आपकी जो आवाज़ आए वो मुझे अच्छे से सुनाई दे। अभी इसको आज ही अपन ने सेटअप किया है तो हो सकता है कुछ हमें कमियाँ रह गई हैं, पर इसको मैं प्रॉपर सेट कर दूंगा तो आपको अच्छे से क्लास लेने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग भी अपने कैमरा को ऑन कर देंगे तो मुझे और भी लगेगा कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, चलो। पर आपकी दिन में 3 क्लासेस लग रही है, एटलीस्ट 3 से 4 क्लासेस लग रही है, तो कैमरा ऑफ करना या ऑन करना आपके लिए नेट ज़्यादा यूज़ कर सकता है, पर कोई बात नहीं है, जिस हिसाब से होगा अपन देखेंगे। सो नाउ डायमेंशन रिडक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव का अपन बात करें तो चूज एन ऑप्टिमल सेट ऑफ फीचर्स ऑफ लोअर डायमेंशनलिटी टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। देन वही चीज़ वही कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी का अपन ने ये डायग्राम दे रखा है।
तो यहाँ पर अगर अपन नेक्स्ट लाइन देखेंगे तो अपन को बस एग्जैक्टली वही डायमेंशन चूज करने हैं जहां तक आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। उसके बाद आप डायमेंशन बढ़ाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देन मेथड्स ऑफ रिडक्शन डायमेंशनलिटी, क्या क्या मेथड्स हैं? तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 2 तरह के मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला है आपका फीचर एक्सट्रैक्शन और दूसरा आपका फीचर सिलेक्शन। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपन देखने जा रहे हैं कि फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है और फीचर सिलेक्शन क्या होता है। देखिए, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड दूसरा फीचर सिलेक्शन। अब हम बात करें फीचर सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप ये मान लो कि आपके पास जो कॉलम्स हैं वो मान लिया आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 अप टू कॉलम n कॉलम है आपके पास। अब इन n कॉलम में आपने क्या किया, कॉलम 1, कॉलम 5, कॉलम 6 आपने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल 3 कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिए। इसका मतलब अगर इसको मैं सुपर सेट बोलूं, इसका मैं सब सेट बोलूं, इसको मैं बोल देता हूं सपोज कुछ भी बोल दूं, सपोज इसको सेट ए बोल दूं और इस ए में से मैं कुछ सब पोर्शन को सेलेक्ट कर दूं, तो वो जो सब पोर्शन आएगा उस सब पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, फीचर सिलेक्शन। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फीचर सिलेक्शन। तो फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? फीचर सिलेक्शन का मतलब होता है आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, उन बहुत सारे कॉलम्स में से आप कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका सुपर सेट है और इसी का आपका सबसेट क्या होगा, सपोज ये ऐसा आपका सुपर सेट है, उसमें से अपन ने कुछ पर्टिकुलर सेट ले लिए तो इसको अपन बोलेंगे सबसेट। सो नाउ सिलेक्शन में अपन क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को ही सेलेक्ट करते हैं। जो कॉलम आपको दे रखे केवल उनको ही अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपन सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। द फीचर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द डेटा सेट ऑफ द रिलेवेंट फीचर्स। जो रिलेवेंट है, जो अपने अपन जिसका एनालिसिस कर रहे हैं उससे संबंधित फीचर्स हैं, एंड लीविंग आउट द इररिलेवेंट फीचर, जो संबंधित नहीं है उसको अपन लीव कर देंगे। प्रेजेंट इन द डेटा सेट, जो डेटा सेट अपन को दे रखा है उसके अंदर जो इररिलेटिव है उसको हटा देंगे, जो रिलेटिव है वही लेंगे। टू बिल्ड अ मॉडल ऑफ हायर एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी का मॉडल बनाने के लिए। एग्जाम्पल, यहाँ पहले एग्जाम्पल देख लें। ये एग्जाम्पल है, मैंने अभी आपको बताया ये आपका कोई x डेटा सेट है, इसके अंदर x1 से लेकर xn आपके कॉलम्स हैं। इसके अंदर अपन ने क्या किया है, वही xi1, xi2, xi3, ik, मतलब अपन ने टोटल कितने k माना कि ये n था, n में से अपन ने k सेलेक्ट किया, ये k लेस होगा किससे, n से। ये आपका हायर डायमेंशन है और ये आपका रिड्यूस डायमेंशन डेटा सेट है। तो अपन ने रिड्यूस डेटा ले लिया और जो रिड्यूस डेटा है उसके अंदर की जो वैल्यू है, जो एट्रीब्यूट्स है वो आपके कम आएंगे। आगे की बात करते हैं अपन। सो इन अदर वर्ड्स अगर अपन क्या कह सकते हैं, इट इज अ वे ऑफ सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल फीचर्स फ्रॉम द इनपुट डेटा सेट। ऑप्टिमल फीचर्स का मतलब सभी नहीं, जितने इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को अपन सेलेक्ट करेंगे। नाउ फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो इसका सीधा एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो देखो फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर अपन फीचर एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डायग्राम देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वही अपने पास x1 x2 लगाकर xn तक अपने पास कॉलम थे। अपन एक फंक्शन अप्लाई किया f ऑफ x, क्या अप्लाई किया, f ऑफ x एक फंक्शन अपन अप्लाई कर रहे हैं और इस फंक्शन की सहायता से अपन ने कुछ न्यू फीचर्स क्या किया, अपन ने कुछ न्यू फीचर्स बनाया है। अगर अपन न्यू फीचर्स बनाते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, इफ वी आर क्रिएटिंग द न्यू फीचर्स विद द एग्जिस्टिंग फीचर्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट किया अपन ने, क्या किया, जो थे अपन कुछ इस मान लीजिए कि आपके पास जो चीजें थी उन्हीं को आपने सेलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके पास जो चीजें थी बहुत सारी थी तो उनको तोड़ मरोड़ के आपने कुछ कम नई चीजें बना ली, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन। तो क्या कहते हैं, फाइंड्स अ सेट ऑफ न्यू फीचर्स मींस थ्रू द सम मैपिंग फ्रॉम द
एफ ऑफ एक्स इसको बोल रहे हैं मैपिंग फंक्शन ले रहे हैं अपन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स से अपन क्या बना रहे हैं न्यू फीचर्स को. इस न्यू फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वी आर क्रिएटिंग द न्यू फीचर्स फ्रॉम वेयर फ्रॉम न्यू वी आर क्रिएटिंग द न्यू फीचर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स. सो इट इज नोन एज अ फीचर एक्सट्रैक्शन. और फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है अपने पास बहुत सारे फीचर्स हैं उनमें से उन्हीं फीचर्स को अपन कुछ फीचर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं. क्या समझ में आया आपको फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए. फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन समझ में आया आपको? यस और नो? यस. ओके, थैंक यू. Okay, moving forward, I have a time. Okay, मेरे पास टाइम है अभी. Good. चलो आगे बढ़ते हैं. So, there are some benefits. ये second last slide या last slide अपन कह सकते हैं. So, benefits of applying the dimension reduction. क्या है इसके benefits? तो अभी तक अपन ये देखते आए कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, तो डायमेंशन रिडक्शन से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी. किस वे के अंदर? ट्रेनिंग डेटा सेट अपन को कम चाहिए होगा, स्पेस कम चाहिए होगा, प्रोसेसिंग टाइम अपना बढ़ जाएगा, डेटा सेट कम होगा, डेटा कम होगा. तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं. स्टैंडर्ड क्या है वो देखते हैं. सो बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ द फीचर्स द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा सेट इज आल्सो रिड्यूस. वही चीज उनको स्टोर करने के लिए जो स्पेस है वो भी क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा. देन लेस कंप्यूटेशनल रनिंग टाइम रिक्वायर्ड. ये अपन ने पहले भी देखा था. अगर डेटा सेट छोटा होगा तो उसको कंप्यूट करने में जो टाइम हो रहा है वो भी आपका क्या रहेगा कम लगेगा, लेस लगेगा. लेस टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डायमेंशन फीचर्स. देन रिड्यूस डायमेंशन फीचर्स टू डेटा सेट हेल्प इन विजुअलाइजिंग द डेटा क्विकली. विजुअलाइजिंग डेटा का डायमेंशन कम होंगे तो डेटा को अपन जनरली क्विक से विजुअलाइज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट बात करें, इट रिमूव्स द रिडंडेंट फीचर्स इफ प्रेजेंट. रिडंडेंट का मैंने आपको मतलब बताया था, डीबीएमएस में आपने पढ़ा होगा डेटा रिडंडेंसी. द सेम थिंग अपन रिप्लिका भी बोलते हैं कभी कभार इस चीज़ को. सेम मैनर या सेम थिंग की चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसको अपन रिडंडेंसी बोलते हैं. तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी. तो ये कुछ बेसिक्स आपके कुछ बेनिफिट्स थे. देन डिसएडवांटेज की बात करें तो सम डेटा मे बी लॉस ड्यू टू द डायमेंशन रिडक्शन. अभी आप देखोगे कि अपन जब प्रैक्टिकल बात करेंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर डायमेंशन को रिड्यूस करना कभी कभार कॉस्टली हो सकता है. कॉस्टली हो सकता है का मतलब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकती है, क्योंकि जब एक 5, 10, 15 चीज़ें हैं तो अपन समझ सकते हैं कि मुझे यही कॉलम लेने, यही वेरिएबल लेने, यही फीचर्स लेने. लेकिन जब अपन बात करें कि आपके 1000, 2000 से ऊपर ही कुछ कॉलम्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, मतलब प्रैक्टिकल आप देखोगे कि माना आपके पास 10,000 कॉलम्स हैं, उन 10,000 में से आपको 2000 को सेलेक्ट करना है. तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट. और इस पार्ट के अंदर क्या होगा, अगर आप 10,000 कॉलम्स हैं तो बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, इनको आप प्रोसेस नहीं कर सकते. इसको रिड्यूस करके अपन ने किस में कर दिया 2000 में कर दिया. तो अराउंड 80% जो डेटा था उसको अपन ने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया. तो इस 80% डेटा के अंदर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या हो सकती है लॉस हो सकती है. लेकिन इट इज़ आल्सो चैलेंजिंग. देखेंगे अपन कि डायमेंशन रिडक्शन कैसे होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन से कैसे करते हैं. फीचर एक्सट्रैक्शन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, फीचर सिलेक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. यही इस यूनिट में अपन को पढ़ना है. देन इन द पीसी है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. इन द पीसी है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. ये फीचर एक्सट्रैक्शन का आपका एक टाइप है. डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक समटाइम्स in the PCA dimension reduction technique, sometimes the principal component required to consider a unknown. Considered are unknown. Considers are components required to consider are unknown. मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट जब पढ़ेंगे तब इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब समझ में आएगा. अभी बस इतना समझ लीजिए कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर अपन वह कंपोनेंट निकालते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रे
रोल प्ले करते हैं आपका इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, या अपन डेटा को या रिजल्ट को रिट्रीव करने के लिए, तो वो कभी कभार अननोन होते हैं। वो भी आपका एक ड्रॉबैक है किसका, डायमेंशन रिडक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। जल्दी से बताइए कैसा लगा आज की क्लास में। यू फील बेटर विद दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वे ऑफ क्लास ऑनलाइन जो अपन ले रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में, और वी नीड टू चेंज समथिंग? ओके, यस, अ लॉट ऑफ बेटर। थैंक यू शशांक। ओके, मोहित, देन सौरभ सिंह, यस सर बेटर। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ वन मोर थिंग, आज मैं सिंपल सा पैनल पे अपन पढ़ रहे हैं। नाउ आई विल आल्सो डू वन थिंग। अपन अब जो प्रैक्टिकल्स हैं, टॉपिक आते जाएंगे, उनको अपन पाइथन कोड भी अप्लाई करते जाएंगे। उसके लिए भी टेक अप वी कैन से लैपटॉप हियर, और उस लैपटॉप की स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट करके अपन यहाँ पर वो भी अपन करेंगे, उन डेटा को भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोग्रामिंग को भी। तो हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अच्छे समझ में आए प्रैक्टिकली। और बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? किसी में कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। Okay. Any problem, any issue regarding to the lectures or something like that? Yes. कैन वी इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ क्लासेस? 1 घंटे की जगह पर हर किसी क्लास 2-2 घंटे कर लें। या हाँ शशांक, आई नो दैट कि वी स्टार्टेड सम न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम दिस सेशन। मैं लास्ट टाइम जब अपने हुए थे तब मैंने ये कहा था कि अगली बार से अपन शुरू करेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन जिन सब्जेक्ट को अपन ने अभी भी स्टार्ट किया है, क्या उनकी 2-2 घंटे क्लासेस शेड्यूल कर दें डेली? बताइए। श्योर, आप मुझे बता दीजिएगा किस तरीके से करना है। अपन 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लासेस बढ़ा सकते हैं, नॉट एन इशू। अभी अपने डेली ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, वी कैन इंक्रीज इट अप टू 6 आवर्स, 6 घंटे तक अपन पढ़ा सकते हैं। और आई विल ट्राई कि सब फैकल्टी को मैं बोल दूँ वी हैव टू बी कवर द सिलेबस इन अ पर्टिकुलर टाइम गेप। तो जल्दी से आप इसको कवर करवाएं जितना जल्दी हो, इट इज़ अवर टारगेट, है ना। Okay. Okay. So thank you very much. Thank you, friends. Hope you feel better today with this way of teaching. I will try to improve my side. If there is some, we can say, still some drawbacks from my end. अभी भी कुछ drawbacks हो मेरे, तो I will try to improve it. और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, सारी problems आपके solved out हो जाए. Okay. So thank you, friends. Goodbye. See you in the next class. See you tomorrow. Thank you. Goodbye, Mohit, Lokesh, Saurabh, Shashank, all goodbye. Thank you. Okay, goodbye.